की बदलती तस्वीर। एक स्थान का ये शिखर सभागार, जहां पर खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस वक्त जो पैनल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये खास पैनल है, ये आधी आबादी का वो पैनल है जो अपने पूरे हक के बारे में बात करेगा यहाँ पर। तो जरा एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इन महिलाओं का। मुझे लगता है शुरुआत तो हम डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी के साथ ही करेंगे। वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष और महिला बोर्ड, ये तो अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। आप किस तरीके से देख रही हैं अपने इस रोल को? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने यहाँ पे बड़ा कार्यक्रम किया और हम सबों को बोलने का अधिकार भी हम कहेंगे और मौका भी दिया है। देखिए, ये पूरे भारतवर्ष में मेरे लिए भी एक उस वक्त बड़ी बात थी कि वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनना। और क्योंकि वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस बॉडी होती है और बहुत बड़ा इदारा रहता है, और पूरे हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कहीं पे भी इसकी कोई महिला हेड नहीं करती है। और जब ये हुआ, हमारे लिए तो खुशनसीबी थी, हम तो बहुत खुश हो गए। लेकिन बहुत सारे हलकों में बहुत सारी चीज़ें आ गई जिसके चलते ये भी लग रहा था कि शायद देर तक ये नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ विल पावर और जो काम करने का वो सलीका है दिखाना पड़ेगा मैन डोमिनेटेड सोसाइटी को कि हम भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि सब ये कह रहे थे कि अब बस खात्मा हो गया, जो बचा कुचा था वो भी खत्म हो जाएगा। ये पहली प्रतिक्रिया थी, पहला स्टेटमेंट यही आया था सब जगहों पे। तो आपने पुरुषों के वर्चस्व को मुंहतोड़ जवाब दिया, और क्या कुछ काम आपने किया इस पर मैं आपके पास आगे आऊंगी। लेकिन उससे पहले जरा डॉक्टर शाजिया शर्फ, आंखों की डॉक्टर हैं, और जरा इनसे समझते हैं इनका नजरिया इस बदलते जम्मू कश्मीर को लेकर क्या है। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो हिंदुस्तान का बहुत बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस हियर एंड गिविंग अस अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक। बदलते जम्मू कश्मीर के बारे में अगर मैं कहूँगी, आई हैव स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम आउटसाइड स्टेट। मैंने इंडिया की बहुत स्टेट्स में काम किया है। आई शिफ्टेड टू JNK इन 2017। मैंने ये पिछले 5-6 सालों में कश्मीर को अच्छाई की तरफ बदलते हुए देखा है। स्पेशली अगर मैं अपने फील्ड की बात करूँ अबाउट हेल्थ केयर, सो आई हैव सीन लॉट ऑफ चेंज, लॉट ऑफ एडवांसमेंट, लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग टू द वैली, और बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर विच हैज़ इन्वेस्टेड हियर, एंड जिससे डॉक्टर्स का बर्डन तो कम हुआ ही, पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छाई हुई। एंड इट हैज़ गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू लॉट ऑफ वुमेन टू कम फोर्थ, और आगे बढ़ने का काफ़ी मौका मिला है हमें। प्राइवेट मेडिकल हेल्थ सिस्टम जो है वो आप कह रही हैं अभी हालिया कुछ सालों में यहाँ जम्मू कश्मीर में फ्लरिश होते हुए आप देखिए। एक सवाल मेरे जहन में था कि वो एक स्याह दौर जो जम्मू कश्मीर में था, जब पत्थरबाजी होती थी, पैलेट्स चलती थी, और खबरें निकल कर आती थी कि आई इंजरीज बहुत हो रही थी, लोगों की आंखें जो है उसकी चपेट में आ जाती हैं। अब वो दौर और आज का दौर। डेफिनेटली 2017-2018 में सारे आई स्पेशलिस्ट, सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने बहुत पीक देखा ऑफ पैलेट इंजरीज। अनफॉर्चुनेटली एज एन आई सर्जन आई वांट टू से कि जो पैलेट इंजरीज है दे आर ग्रीवियस इन नेचर। ग्रीवियस इंजरी क्या होती है? ऐसी इंजरी जिससे आप रिकवर ना कर सके, जो आपको परमानेंटली एक डैमेज में डाले। तो हमने अपने बहुत सारी यूथ, उनकी विजन, उनका जो टाइम था टू ग्रो, वी सॉ देम सकमिंग टू दीज इंजरीज। बहुत सारे लोगों में हमने, बहुत सारे बच्चों में हमने देखा जिनमें यूनिलैटरल एक आंख में इंजरी थी, बहुत में दोनों आंख में इंजरी थी। अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बाई स्टैंडर्ड्स थे, हु वर जस्ट कॉट इन दैट फायर। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें कुछ साल पहले की और अब की, वी आर हार्डली सीइंग, इनफैक्ट आई हैव नॉट सीन एनी पैलेट इंजरी इन लास्ट 2 to 3 years, एनी फ्रेश पैलेट इंजरी। उससे पहले तो देयर वाज अ क्राउड ऑफ पैलेट इंजरी पेशेंट्स कमिंग। इनफैक्ट वो इतना इकोनॉमिक, इतना फिजिकल बर्डन है ऑन डॉक्टर्स, ऑन द स्टेट, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ अपनी विजन नहीं खोते, ये अपनी यूथ खोते हैं, और मोस्ट ऑफ देम आर इन डिप्रेशन राइट नाउ। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि वो कहते हैं ना कि साहब हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब ये एक ऐसा मामला था जिसका जिक्र करना यहाँ पर जरूरी था, ताकि समझ सकें वो लोग। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन देश भर के लोग भी समझ सकें कि किस तरीके से वो एक स्याह दौर जम्मू कश्मीर का, किस तरीके के जख्म जम्मू कश्मीर को मिलते थे उस आतंक के साए में, और अब कैसे फल फूल रहा है जम्मू कश्मीर। आलिया का मैं रुख करती हूँ। अच्छा, आलिया के बारे में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर कई हमारी दर्शक महिलाएं होंगी जो ये कार्यक्रम देख रही होंगी। आमतौर पर क्या होता है, घर में कॉकरोच या छिपकली भी आ जाए तो महिलाओं की चीख निकल जाती है, लेकिन उससे बिल्कुल उलट यहाँ पर आलिया हमारे बीच में मौजूद है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि साहब ये माहिर हैं, ये जहरीले से जहरीले सांप पकड़ लेती हैं, ये भालू के बच्चों को पालने का काम कर लेती हैं। जरा एक बार जोरदार तालियां आलिया मीर के लिए। तो आलिया क्या है, एनिमल लवर है आलिया? First of all, my heartfelt congratulations to the team of Hindustan Times for organizing such a beautiful event in our state. So coming back to your question, yes, I'm an animal lover. I'm a great wildlife enthusiast, and I think हम सब में एक animal lover छुपा है, provided कि हमें एक chance मिले to volunteer or to work for these selfless beings. दीदी तो एनिमल लवर है, मतलब पेट्स वगैरह तक तो बात सही है कि आप एक कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, आप कोई बर्ड पालें, लेकिन ये तो अजीबोगरीब किस्म का एनिमल लव है कि आपको जहरीले जानवरों से भी डर नहीं लगता। तो इस तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, ये डर आपको क्यों नहीं लगता?
देखिए, आई थिंक डर तो सबको लगता है, हमें भी लगता है. इवन इफ यू गो टू द किचन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक आपको उस टाइम भी डर लगता है कि ये आग जो है इसको कैसे कंट्रोल करें. बट व्हेन यू गेट द स्किल ऑफ कंट्रोलिंग दैट चूल्हे की आंच, यू प्ले विद दैट फायर, आप उस आग के साथ खेलते हैं. सो दिस इज द सेम विद मी. यू नो, डेफिनेटली ये कीड़ा जो है, जो दिमाग में है, जो दिल में है टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, यंग एज से ही मेरे में था. इट वाज लाइक यू नो डीप respect and appreciation towards the nature and this fascinating world of animals. And as I grew older, I realized कि this is the thing I have to do. And ये realization मुझे तब हुई when I got a chance to get associated with few people जिन्होंने एक बहुत बड़ा change मुझ में लाया. So सर फहरिस्त उसमें comes my husband. He's a beautiful human being, a great wildlife enthusiast and a great veterinarian. So, he introduced me to this beautiful world of animals. And then I also got to associate with my CEO of my organization, Wildlife SOS, Ms. Geeta Sheshmani ji and Mr. Karthik Satyanarayan ji. They are the people of great stature and they are the renowned people. But being so, they are so humble and they work at a ground level for the conservation of these animals. So, this was the time and this was the actual time कि उनसे मैं मिली, इन सब से. एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू माय एजुकेशनल जर्नी. एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई हैव टू कंटिन्यू विद दिस. एंड आई स्टार्टेड डूइंग सम internship for the animal conservation organization. Yeah, absolutely. उसके बारे में मैं आपके पास आऊंगी. और वो अभी इन्होंने जो कहा ना कि फेरिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम है, आज ये जिस मकाम पर हैं वो अपने शौहर का, अपने हस्बैंड का. बिल्कुल. तो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन. लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है साहब. तालियां बजा दीजिए. और ये तालियां जो हैं इनके जनाब शौहर के लिए. नाम भी बता दीजिए क्या. डॉक्टर शबीर. तो डॉक्टर शबीर साहब के लिए यहाँ पर जोरदार तालियां. इरफाना के पास आते हैं. इरफाना का मैं तारुफ आप लोगों से कराती हूँ. इरफाना जो है उन्होंने अपनी पहचान, एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, याद है आपको, मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर, और फिल्म का नाम था पैड मैन. और ये जम्मू कश्मीर की पैड वुमन है. मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाने का काम कर रही हैं. मेंस्ट्रुअल हेल्थ को लेकर औरतों की जिंदगी आसान बनाने का काम कर रही हैं. इरफाना जरगर से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में. इरफाना. अस्सलाम एवरीवन. और इसमें मैं थैंक्स हिंदुस्तान का करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया और हमें ये मौका दिया ताकि हम आप लोगों के सामने अपनी बात रख सकें. आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू मैम. प्लीज बताइए अपनी जर्नी के बारे में. शुरुआत कैसे हुई? मैम, एक्चुअली ये जो काम है, ये काम करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है. बट मेरे फादर की डेथ हो गई थी 2013 में, तो मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई. क्या उम्र थी आपकी? उस टाइम में 19 साल की थी जी. तो मेरे घर में मतलब मेरे ब्रदर्स थे. मैं उनको चाहती थी कि बोलना कि मतलब मेरे को पीरियड्स हो गए, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि हर एक मदर नहीं चाहती है कि मेरी ये बात कोई सुने. जब मुझे इस सब चीज़ों से मतलब दिक्कतें हो रही थी तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ के लिए कुछ करना पड़ेगा. एक दिन मैं ऐसे ही जा रही थी लाल चौक साइड से, तो मुझे एक वॉशरूम पे नज़र पड़ी. तो एक औरत बिल्कुल मतलब सहमी हुई थी. तो मैंने उनसे पूछा, आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरी बेटी के पीरियड्स हो गए. तो मैंने बोला तो इसमें क्या दिक्कत है, वॉशरूम है, आप जा सकती है. तो उन्होंने बोला हमारे पास पैसे नहीं हैं और हम कैसे जा सकते हैं जेंट्स वॉशरूम में. तो मेरे दिमाग में वहाँ पे क्लिक हो गया कि मैं ऐसा क्यों ना कुछ करूँ जो वुमेंस के लिए एक मतलब सिक्योरिटी रहे. तो मैंने एक किट घर में बनाया, एक बास्केटरी मैंने ले ली. उसमें मैंने कुछ सामान रखा, सैनिटरी पैड्स रखे, पैंटीज रखे, हैंड वॉशेस रखे. बट मुझे कहीं पे लेडीज़ वॉशरूम नहीं नज़र आया. तो फिर मैंने अप्रोच किया कि लेडीज़ वॉशरूम के लिए. तो वहाँ पे एक छोटा सा वॉशरूम एसएमसी का बन गया था. तो मैं हर महीने वहाँ पे जाती थी और वो किट रखती थी, जिससे लड़कियों को आसानी हो गई वहाँ पे पैड्स लेने के लिए. और ये सब आप अपने पैसों से करते हैं? जी मैम, मेरी सैलरी आ जाती है, 2 महीने 3 महीने तक मैं जमा करती हूँ. उसमें हाफ सैलरी मैं अपने ऑन बिहाफ अपने लेट फादर के लिए डोनेट करती हूँ. उन लड़कियों को जो मतलब इस चीज़ से, मुझे लगता है आप ये जो कर रही हैं ये तो एक शानदार पहल है और महिलाओं के लिए इतना बढ़िया काम आप कर रही हैं. आपको तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए. हो सकता है और बहुत से हाथ मदद के जो आपके साथ मिले और आपको और ताकत मिले, और क्योंकि इससे फ़ायदा औरतों का होना है. बिल्कुल मैम. जहाँ तक फ़ायदे की बात है, हमें ये सोच के नहीं चलना है कि हमें इस काम में फ़ायदा मिले या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें मतलब दिल से काम करना चाहिए क्योंकि उसमें सफलता होती है. जैसे लाइक वॉशरूम का, जब मैंने पहल की उस वॉशरूम के लिए, लेडीज वॉशरूम के लिए, तभी वहाँ पे, क्योंकि कमर्शियल हब में मतलब लेडीज वॉशरूम्स होनी चाहिए जहाँ पे लड़कियों को मतलब सेफ्टी फील हो सके कि नहीं हम कहीं पे टीज नहीं हो रहे हैं, कहीं पे हमें थट नहीं हो रहा है, तो वो इजीली जा सकती हैं. कभी कभार क्या होता है मतलब कमर्शियल हब में आप जो बात कह रही हैं ना, अचानक से मुझे क्लिक किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत अभियान चलाया और साथ ही जो शौचालयों की एक पहल की है कि हर घर शौचालय होना चाहिए और महिला अस्मिता से उसको जुड़ा. तो जब ये सारी योजनाएं आपने देखा शुरू हो रही हो तो फिर कुछ उम्मीद बनी बिल्कुल शासन से मदद मिलने की? कुछ बिल्कुल मैम, बहुत सारी जगहों पे तो है नहीं वॉशरूम जहाँ जहाँ पे उस वजह से मतलब बहुत आसानियाँ मिल गई, लेकिन वो ज़्यादा यहाँ पे विलेजेस में होता है. श्रीनगर में भी ऐसी कोई जगह है जहाँ पे वॉशरूम्स की कमी है. लेडीज़ के लिए वॉशरूम्स होनी चाहिए, ये अहम ज़रूरी है क्योंकि एक औरत जब सेफ है तभी सारा कुछ सेफ है.
क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो आवाज़ है वो सही जगहों तक पहुंचेगी और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचेगी जो इस बात पर ध्यान देंगे और इस दिशा में कदम उठाएंगे। जी मैम, और स्पेशली मतलब गवर्नमेंट ऑफिसों में होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां उस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार बन जाती हैं। क्योंकि मैं भी खुद शिकार हो गई हूँ, आई एम ऑल्सो विक्टिम। मैंने एक दिन एक बॉस से बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो उसने बोला कि क्यों, आपने मुझे पूछा नहीं मुझे वॉशरूम जाना है। तो मैंने बोला सर वॉशरूम जाने के लिए मुझे आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला क्यों नहीं, क्या इतना टाइम क्यों आप लगा रही हो वॉशरूम में, क्या दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे कंजर्वेटिव सोसाइटी में हम बोल नहीं पाते हैं कि सर मुझे पीरियड्स हो गए हैं, पैड्स लेने थे। ये फैसिलिटी हमारे डिस्पेंसरीज में होनी चाहिए, लाइक हाई ऑफिस में, प्राइवेट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में, ताकि एक औरत अपने आप को ईजिली फील करे वहाँ पे। उनको ये ना लगे कि हम ऑफिस में थर्ट हो रहे हैं, हमें घर जाना है, उससे हमारे मतलब काम पे भी असर पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी संवेदनशील बातें हैं, इसको समझने की जरूरत है, वो भी दिल की गहराइयों से, क्योंकि ये वो परेशानियां हैं जो एक महिला झेलती है और शायद वो किसी से इस बारे में जिक्र भी ना कर पाए, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम साझा भी ना कर पाए, अपने परिवार वालों के साथ भी नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि अगर वो घर से बाहर निकल रही है काम धाम के लिए और वो इस तरीके की दिक्कतें घर पे बताएगी अपने, तो उसको शायद बाहर ना निकलने दिया जाए। तो इस दिशा में मुझे लगता है वाकई में और काम होने की जरूरत है। मैं रक्षा जी का रुख करूंगी, आपने जो वर्चस्व तोड़ा, एक पुरुष प्रधान वाली जगह पर आकर जिम्मेदारी आपने निभाई, कब से आपने ये जिम्मेदारी निभाई और आपके आने के बाद क्या क्या तब्दीली हुई है वक्त को? बिल्कुल, मुझे अब 1.25 साल हो गया एज ए चेयरपर्सन काम करते हुए। तब्दीलियाँ तो खुद बताने से शायद नज़र नहीं आती है, लेकिन समाज ने जिस तरह से मुझे यहाँ के कश्मीर के लोगों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, खासकर अपने लोगों ने, पहले तो 10-20% का वो गुस्सा मुझे झेलना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसी तब्दीलियाँ थी जो शायद सालों साल से चल रही थी, बल्कि सालों साल से नहीं बल्कि 500 साल से चल रही थी, 700 साल से चल रही थी। और पिछले जब से हम आज़ाद हिंदुस्तान का नाम लेते हैं तब से यहाँ पे वो कुछ चीज़ें चल रही थी, उनको एकदम से एक झटके में वो सबसे बड़ी बात है जो आपको खटकी, जो पहले, क्योंकि आपको मालूम है कश्मीर को सूफीज़म का हब माना जाता है और यहाँ पे ज़्यादा सूफी श्राइन्स हैं, उन पे एक कारोबार होता था, उस पे ऐसे लोग बैठते थे जो सूफीज़म से हटकर बात करते थे, और जब वहाँ पे हमारे डिवोटीज जाते थे वहाँ पर उनके जेब काटे जाते थे कि इस मंच पे, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे ये बात चली गई और सारे अवेयर है इस बात से, उनके वहाँ पे जब हम उन श्राइन्स में जाते थे तो हमें जाना होता था दरगाह पे। आपको मालूम है पूरे हिंदुस्तान में हम जब चिश्ती साहब के दरगाह पे जाते हैं वहाँ भी अभी वो प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन यहाँ पे आते ही हमने वो प्रैक्टिस बंद की, इसलिए कि हमारे जितने भी ज़ायरीन वहाँ पे जाएं वो पॉलिटिक्स से परे होकर जो उनको दुआ करनी है, इबादत करनी है, उसमें कोई भी हाइल ना हो जाए, वो दरगाहों को हमने उन चीज़ों से पाक और साफ कर दिया। मतलब आप ये कह रही हैं कि कश्मीर के अंदर, मुझे लगता है ये एक अलग सी बात है जो आज आपके माध्यम से सामने आ रही है कि कश्मीर के अंदर जो दरगाहें, जो मज़ार, यहाँ पर जो श्राइन्स, उनका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल किया जाता था, सारे जानते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स हमें हमेशा खटकती रही। हम चाहते थे क्योंकि इबादत गाहें, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या दरगाह हो, जियारत हो, कहीं पे भी इंसान जाता है उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, और वो ऊपर वाले और वो जो दरगाह होती है वहाँ पे जब वो इबादत करता है उसके दरमियान कोई नहीं आना चाहता है, और ना ही हम वो चाहते हैं। हम चाहते हैं हम अपने दिल को तसल्ली दे, हम अपने मन को शांति हमें मिले और हम ऊपर वाले से अपनी बात कहें, ये था पहला। और दूसरा जो यहाँ पे रेंट्स का मामला था, हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है लीज पे दी गई है और रेंट हमें नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्योंकि वो भी पॉलिटिक्स की नज़र हो गया था, कोई 5 रुपये देता था, कोई 10 रुपये देता था, उसके लिए हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। अभी भी हम जद्दोजहद में ही है, लेकिन फिर भी हमने ये बेड़ा उठा दिया कि हमें वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने सही तरीके से इस्तेमाल करना है। और वक्फ जब हमने कदम रखा वहाँ पे एज ए चेयरपर्सन, वहाँ सिर्फ 25 लाख हमारे खजाने में थे, और 25 लाख के बाद हमें मुलाजिमों के लिए तनख्वाहें भी नहीं थी, जबकि वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर दूसरी बराबरी का हिस्सा है यहाँ के गवर्नमेंट का। लेकिन सारी चीज़ें पॉलिटिक्स की नज़र हो गई थी, लेकिन उस चीज़ से हमें बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। इसके खिलाफ यहाँ पे जलसे जुलूस भी हुए, सारे पॉलिटिशियंस के व्यूज भी आ गए कि ये बहुत गलत कर रही है, लेकिन ये भी खुशी की बात है कि बदलते कश्मीर में बदलते जहनों ने उसका वेलकम किया। 80% अपने नौजवान पीढ़ी ने और बुजुर्गों ने उसका मुझे पूरा भरपूर मुझे साथ दिया, तभी आज वक्फ बोर्ड प्रॉफिट की तरफ जा रहा है। हम नए कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हमने जितने भी अवैध कब्जे थे वो हटा दिए, हमने तब हमें योगी साहब के नाम के साथ भी जोड़ा गया कि बुलडोजर बाबा अब यहाँ पे भी आ गया, तो हमें परवाह नहीं हुई, इसलिए क्योंकि आपने भी बुलडोजर वाला एक्शन करवाया। बिल्कुल बिल्कुल उस पे हम चढ़े नहीं, गए नहीं, लेकिन हम बाज़ाब्ता गए, दुकान सीज किए, आप वो देख सकते हैं।
अभी भी हमारा यही रहता है, हम कहीं बैठते ही नहीं हैं। हर एक हम बिल्कुल पुंछ में 10,000 फीट पे हमारी एक श्राइन है, वहां तक गए। और हमारी बहुत ऐसी श्राइन्स हैं जो बेची जाती है, जिसका हर साल सौदा हो जाता है, यानी उनको बोली लगाई जाती है। कोई करोड़ में बेची जाती है, कोई 2 करोड़ में। उसमें एक वहां पे वही पॉलिटिकल सिस्टम रहा है, जबकि वो सारा वक्फ नोटिफाइड प्रॉपर्टीज है, वो सारी वक्फ के अंडर होनी चाहिए थी 75 सालों में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने 100 श्राइन्स को अपने अंडर कर दिया और आज वक्फ बोर्ड इंशाअल्लाह रहमान, जो हमारा श्राइन बोर्ड यहाँ पे है, माता वैष्णो देवी, जो हमारे लिए यहाँ पे वाकई में सबों के लिए एक मॉडल है, जिसको देखकर सारे कहते हैं कि ऐसा वक्फ बोर्ड भी होना चाहिए, ऐसे बाकी बोर्ड्स भी होने चाहिए। हम इन आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने उपलब्धियां आपने गिनाई हैं डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी। जी। अगर मैं बहुत ही सावधानी से आपसे सवाल पूछूं कि इसका श्रेय डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी को जाता है या फिर जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटाया गया और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक गुड गवर्नेंस को लेकर सख्ती के साथ एक फर्म कदम उठाया गया, उसको ज्यादा जाता है? देखिए, तभी इंसान काम कर सकता है जब आपके पास वो माहौल हो, एनवायरनमेंट हो। अगर मैं भी आज से पहले चेयरपर्सन बनी होती तो मुझे चीफ मिनिस्टर का फोन आता, ये नहीं करना है, ये हमारे कार्यकर्ता है, ये नहीं करना, ये हमारे कार्यकर्ता है, और बाकी मैं उसी दबाव में चलती जाती। लेकिन यहाँ इस मंच से पूरा हिंदुस्तान देखेगा, मेरी पार्टी से मुझे कोई फोन नहीं आया, ना मुझे दबाव है किसी का कि आप ये कर रही है, ये हमारे वर्करों के साथ गलत हो रहा है। लेकिन इसमें भी उन्होंने ही शोर उठाया, जिनके वो वर्कर्स थे। आज भी मुझ पे उन्हीं का दबाव होता है, लेकिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, हमारे होम मिनिस्टर साहब का विजन है, जिन्होंने मुझे इस चेयर पे बिठाया। और बिना किसी खलल के 370 के बाद आज वक्फ बोर्ड तरक्की की राह पे गामजन है। ये सिर्फ बदलते कश्मीर की पहली कड़ी है, जिसमें मुझे MOS का स्टेटस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो। मुझे लगता है यहाँ पर जोरदार तालियां बजाई जानी चाहिए, क्योंकि ये बदलते जम्मू कश्मीर की, ये बदलते जम्मू कश्मीर की ही तस्वीर है। वाकई सशक्त महिलाएं हैं जिनके चेहरे सामने लाना बहुत जरूरी है, और वही चेहरे इस वक्त यहाँ ABP न्यूज के इस मंच पर मौजूद हैं। शुक्रिया। समागम में मुझे लगता है डॉक्टर शाजिया के पास हमें आना चाहिए। अमूमन ये कहा जाता है कि लड़कियों के लिए, मतलब कुछ वक्त पहले तक तो ये यकीनन कहा जाता था, जब आप पढ़ रही होंगे आपने भी सुना था कि 2 प्रोफेशन ऐसे हैं जो बड़े सेफ होते हैं, या तो आप डॉक्टर बन जाओ या टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ। तो डॉक्टर आप हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट के अंदर डॉक्टर वाला प्रोफेशन ये भी उतना ही सेफ है, या फिर यहाँ पर अलग किस्म के चैलेंजेस? देखिए, जो आपने कहा कि फॉर अ फीमेल मेडिकल प्रोफेशन सेफ है, आई अग्री विद इट। मेडिकल प्रोफेशन में फीमेल के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी सेफ्टी है। बट हैविंग सेड दैट, एज अ फीमेल मेडिकल प्रोफेशन में अ फीमेल फेसेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। मैं आपसे अंदर भी बात कर रही थी, आपने कहा डॉक्टर्स ऐसे कौन से चैलेंजेस फेस करते होंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग अ फ्यू फैक्ट्स हियर कि इंडिया में एवरी ईयर लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स गिव नीट एग्जामिनेशन, जिसमें अगर हम देखा जाए तो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 4,500 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आर फीमेल्स। यानी कि जो आपके नीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं मेल्स एंड फीमेल्स, उसमें ज़्यादा आपकी बच्चियाँ होती है, एंड दे आर मोस्ट ऑफ देम आर नीट टॉपर्स ऑल्सो। अगर इतनी 51% ऑफ फीमेल्स एज कम्पेयर टू 48% ऑफ मैन मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं, तो आगे जाके ये फीमेल्स कहाँ खो जाती है? आई मीन टू से कि पोस्ट डॉक्टोरल पोस्ट ग्रेजुएशन पे वेयर आर दीज फीमेल्स लॉस्ट? यू नो व्हाट हैपन्स, जब ये फीमेल्स अपना MBBS कंप्लीट करते हैं तो सोसाइटल प्रेशर इज सो मच, गेटिंग मैरिड, biological clock is ticking, you have to take care of family. Most of them are not able to balance family life and hospital life. So maximum of these, they do not catastrophically pursue the career. उसमें से बहुत सारी ऐसी females हैं who just take role of a housewife. I am not saying that role of a housewife is not as great, but I'm saying कि after taking this much education at the, like इसमें हमारा public tax लगता है in their education, they do not pursue, क्योंकि इन सबको वो support system नहीं मिलता। Thankfully for me, I'm speaking from a place of privilege. My father, my husband, everyone has been very supportive of my education, and that's why I'm here. मैं pursue कर सकी। शाजिया, मैं आपसे बस ये जानना चाह रही थी, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप जो है वो समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग आपके पास आते होंगे, आपका इंटरेक्शन उनके साथ रहता होगा। यहाँ कश्मीर के अंदर माहौल और खासतौर से महिलाओं के नजरिए से आप क्या महसूस कर रही हैं, उसमें किस तरीके का बदलाव आप देख रही हैं पिछले कुछ वक्त? देखिए, हेल्थ केयर में अगर मैं आपसे बात करूं तो जितना एक्सेसिबल और जितना अफोर्डेबल इंडिया में हेल्थ केयर है, यू विल नॉट सी इट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, नेशनली इंटरनेशनली। हमारे कोलीग्स हैं हु वर्क इन यूनाइटेड किंगडम, हु वर्क इन US। वहाँ पे अगर आप डॉक्टर भी हैं और आपको अपने लिए एक ओपिनियन चाहिए, तो मे बी आपको कुछ मंथ्स बाद अपॉइंटमेंट मिलेगी। अगर हम JNK में या इंडिया में देखें, पर्टिकुलरली आई वांट टू से अबाउट JNK, जो हमारे यहाँ आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च हुई है, इट इज़ सच अ बून टू पेशेंट्स, क्योंकि इट डज नॉट मैटर कि पेशेंट के पास पैसे है या नहीं है। इफ अ पेशेंट वांट्स टू गेट अ गुड केयर विद द बेस्ट ऑफ डॉक्टर, इट इज पॉसिबल ऑन द सेम डे। कितनी जगहें हैं जो बोस्ट करेगी फ्री हेल्थ केयर ऑन द सेम डे? सपोज हमारे पास पेशेंट, मुझे लगता है यहाँ पर आयुष्मान भारत का जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर घर के अंदर तबियत खराब होती है तो एक बार जो मर्द है
क्योंकि वो कमाने वाला है, क्योंकि उस पर घर चलाने की जिम्मेदारी है, तो उसके इलाज के लिए तो फिर भी आप कहीं से जोड़ तोड़ करके उसका इलाज करा लो। लेकिन जो घर की औरत है, जो महिला है, उसके स्वास्थ्य को लेकर आप इतना कंसर्न नहीं होते हैं, उतना पेन नहीं होते हैं। और अब आयुष्मान भारत जैसी जो योजनाएं हैं, उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को ज्यादा फायदा किस रूप में मिलता है? डेफिनेटली, क्योंकि अगर एक फीमेल के पास खुद आयुष्मान भारत का कार्ड है, शी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ मेल कि ये आए मुझ पे स्पेंड करे, मुझे डॉक्टर के पास ले जाए। पेशेंट कैन कम, अपना एग्जामिनेशन करा लिया। अगर सर्जरी पेशेंट को इमरजेंसी में सेम डे भी चाहिए तो द पोर्टल इज सो क्विक कि हमें सेम डे अप्रूवल आता है। वी ऑपरेट द पेशेंट सेम डे विद द बेस्ट ऑफ डॉक्टर, विद द बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टच विद द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स आल्सो। तो ये वो योजनाएं हैं जो जमीन पर जब लागू हो रही हैं, तो फिर किस रूप में लोगों का भला हो रहा है, लोगों का फायदा कर रही हैं, इसका जिक्र भी यहाँ पर जो पैनलिस्ट मौजूद है वो कर रहे हैं। आलिया के पास आती हूँ। आलिया, आप ये बताइए कि आप समाज से जुड़कर काम करती हैं, आप किस तरीके का बदलाव महसूस कर रही हैं जमीन पर, खासतौर से पिछले कुछ सालों जब से अनुच्छेद 370 हटाया उसके बाद? देखिए, मैं बात करूंगी कि मेरे पर्सनल फील्ड में क्या चेंजेस आई हैं। लाइक अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो काफ़ी डेवलपमेंटल चेंजेस हैं। देयर इज़ अ ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट टू आवर प्रोटेक्टेड एरियाज। that's good, लेकिन उसके साथ साथ में I really feel to bring it to the notice of the government and authorities कि हमारे जो ये एरियाज़ हैं, लाइक सोनमर्ग है, देन गुलमर्ग है, या बाकी एरियाज़ हैं, बाकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, these are the places which are sensitive, which are ecologically sensitive, and these are the habitats, these are the prime habitats of for our wildlife species. तो अगर इन एरियाज़ में हमारा टूरिस्ट इन्फ्लक्स इतना बढ़ रहा है, then we should be responsible towards making the better changes, the positive changes, keeping in mind that this is the prime habitat for our apex wildlife species, like brown bear है, then snow leopard है, common leopard है. वाइल्डलाइफ की कीमत पर विकास ना हो। Absolutely. So just want to say कि we are not against the development, we are not against the tourism, but we only want that tourism, it should be the responsible tourism, and the development, it should be the sustainable development, जहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर लोगों का विकास करना है तो विकास के साथ साथ में हमें जो हमारे वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है उनका भी ध्यान रखना है। इरफान, आपने जब शुरुआत की थी 2013 और अब जब हम 2023 में बात कर रहे हैं, तो शुरुआत में तो यकीनन बहुत दिक्कतें आती होंगी, झिझक, टाबू, क्योंकि टॉपिक ऐसा है जहाँ आप मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में बात करते हैं। उस पर अब बदलाव लगता है आपको आया है लोगों के नज़रिए में 10 साल में? मैम, बदलाव तो आया है, बहुत बदलाव आया है। जहाँ तक मैं गई, इवन कि उस सोसाइटी में मर्दों के साथ बात करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब मैं उनके साथ बात भी करती हूँ। इवन कि वो मुझे कॉल भी करते हैं कि हमारी मिसेस को ये चाहिए, हमारी सिस्टर को ये चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में हम मर्दों के सामने इस बारे में बात नहीं कर पाते थे। वो बदलाव आया है हमारे यहाँ पे। और जो ये स्वच्छ भारत का जो अभियान था, उसमें जो वॉशरूम्स बन गए लेडीज़ के लिए, मुझे लगता है कि औरत फील करती है अच्छा कि मतलब नहीं, मैं सेफ हूँ, किसी जगह पे मैं मतलब चेंज कर सकती हूँ। वो बदलाव आया है। ये जो आप बता रही हैं यहाँ पर, मुझे लगता है डॉक्टर दरक्षा के पास में ज़रा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में, खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की औरतों, महिलाओं के बारे में बात की जाए, तो उन्हें सबसे बड़ा 1 या 2 फायदे जो आपको लगता है हुए हैं, जिसके बारे में बात खुलकर की जानी चाहिए, क्या? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमेशा कश्मीर आगे रहा था, मैंने था यूज़ किया, क्योंकि कुछ साल, जो 35 साल हमने जिस पे हम बात कर रहे हैं, 35 साल में हमारा ग्राफ नीचे हो गया था कि यहाँ हर एक माँ बाप बच्चों को पढ़ाना चाहता है, बेटियों को पढ़ाना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी कश्मीर में जिससे फिर महिलाएं बाहर नहीं आ रही थी, और बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ थी जिसमें हम जकड़े हुए थे। हर बार जब भी कोई लड़की आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी या आगे बढ़ने की कोशिश में रह रहे थे, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ों के प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, और हाँ, रोक लगाई जाती थी, और कुछ माँ बाप ने फिर अपनी बेटियों को पढ़ाना ही छोड़ दिया, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। ऐसी चीज़ें आप जानते हैं कि हो गए थे पिछले रिजीम में। अब ये 3 साल, 5 अगस्त 19 से हम खुल के इस मंच पे भी बैठे हैं, और जो मेरे, अब तो मैं ये कहूँगी 3 साल पीछे हो गए, 4वें साल में और 5वें साल में भी हम आगे बढ़ेंगे। ये जो मेरी सारी नौजवान पोत बहनें, बच्चे सारे जो बैठे हुए हैं, इनको फर्क भी नजर आ रहा है, और हम सब आज फ्रीली बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब हम बेटियां भी, और हमारी बेटियां भी और हम भी, अभी हमारी जनरेशन भी खुल के जीने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो पुराना ख्वाब था, जो हमारे लिए बहुत परेशानी, जो हमारे अच्छे दिन थे, जवानी के दिन थे, वो हमने मुसीबत में बिताए हैं। क्योंकि जब ही बेटी बाहर निकलती थी, अगर वो कोई भी ड्रेस पहनती थी, शाम को उसको पाबंदी लगाई जाती थी, बुर्के के बगैर माशरे में जाना। वैसे पर्दे में बेटी रहे तो बहुत बेहतर रहता है, लेकिन जैसे आपने कश्मीर में देखा होगा, हर एक वैसे ही रहता है, क्योंकि हमारा मजहब भी कहता है और हम चाहते भी हैं। लेकिन
पढ़ना भी मुश्किल हो गया था। आज बेटी आगे बढ़ रही, हमारी अब पायलट लड़कियां हैं, जैसे इन्होंने कहा कि खुल के बात करना, इस बारे में तो कोई भी हिंदुस्तान में बात नहीं करता था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की देन है, जिनकी सोच माँ के लिए पहले, बेटी के लिए पहले आती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। और जब उन्होंने स्वच्छ भारत की बात की और फिर टॉयलेट्स की बात की, इज्जतगर नाम दिया टॉयलेट्स को, और बेटियों को जब वो ये भी कह रहे हैं, अपने भाषण में उन्होंने बोला कि रूरल एरियाज में माँ बहनों को किस तरह से परेशानी होती थी, सुबह से शाम तक उनको इज्जतगर नहीं मिलता था, तो फिर वो बाहर मैदान में देखती थी कि शाम हो जाएगी। बिल्कुल, महिला अधिकारों और महिला बिल्कुल। सम्मान को लेकर जो सोच और नजरिया है वो वाकई में यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप लोग सहमत हैं तो जरा जोरदार तालियां एक बार हो जाए। तो ये कश्मीर की महिलाएं और कुल मिलाकर आधी आबादी अपने पूरे हक के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि जल्द से जल्द आप लोग अपनी उम्मीदों को हासिल करें और ये नया बदलता जम्मू कश्मीर सभी के सपनों को यूं ही उड़ान दे।